नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। खरीफ 2021 मौसम के लिए इंटरफेस की हुई बैठक में किया गया कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श। आने वाले खरीफ मौसम में कई मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त रणनीति विकसित करने और समझने पर हुई चर्चा। पोषण सुरक्षा का खाद्य सुरक्षा के साथ समाधान पर भी हुई चर्चा। कैबिनेट ने तलचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति को दी मंजूरी। देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा और यूरिया आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। इससे किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में होगी आसानी, साथ ही देश के पूर्वी हिस्से में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की होगी बचत। केंद्र सरकार की किसानों को उनकी फसल की खरीद का लाभ बिना किसी बिचौलिए के तुरंत पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। पिछले एक सप्ताह में ही पंजाब के किसानों के खाते में उनकी रबी खरीद का 202 करोड़ रुपए जमा। केंद्र सरकार ने किसानों के हक में उठाए क्रांतिकारी कदम। और देश में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और मेगा फूड पार्क पर जोर। देश में कृषि प्रसंस्करण समूह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए योजना मंत्रालय ने इस योजना के तहत 56 परियोजनाओं को दी मंजूरी। मेगा फूड पार्क के विकास के लिए एक अलग योजना की गई लागू। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,95,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 21,57,538 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,023 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,82,553 हो गया है। और देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज कोरोना के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं उससे संक्रमण की स्थिति में सुधार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिल सके। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी
कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। पीएम ने राज्यों से श्रमिकों का भरोसा जगाए रखने का भी आग्रह किया है। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा श्रमिकों की बहुत मदद करेगा। प्रयास भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में देश को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और अब बात करेंगे पारदर्शिता की। पंजाब के किसानों को पहली बार रबी की फसलों की सरकारी खरीद का पैसा डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म की जा चुकी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान किसानों को फसल का 202.69 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है। किसानों के हक में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी तेजी से क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के किसानों को पहली बार रबी की फसलों की सरकारी खरीद का पैसा डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म की जा रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान किसानों को फसल का 202.69 करोड़ रुपए स्थानांतरित किया गया। केंद्र सरकार के काफी समझाने के बाद पंजाब सरकार ने रबी मौसम की फसल की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के लिए 10 अप्रैल को डीबीटी भुगतान प्रणाली लागू करने पर सहमति जताई है। आज किसान सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश हैं। चैन सिंह, हमने डोला ट्रॉली मंडी में 85 क्विंटल कणक बेचा है। इसके जो पेमेंट है हमारे को 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर अंदर मिल गया है। इसको फायदा है हमारे को, जो पेमेंट खेती मिल जाती है। जो खेती मिल जाए हमारे को अगले सीजन के वास्ते हम खाद खरीद लें, रे पत्ता जो भी खर्चा आता है फसल पे वो पूरा खेती हो जाएगा। मैं इंदर सिंह, मैनू बहुत जल्दी तीजे चौथे दिन पेमेंट पै गई है। मैं अपने घर के खाते ने जो सही तरीके से चला सकूँगा। मैं सरकार तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जगिंदर सिंह, जो डायरैक्ट सिस्टम पेमेंट का है उस तो मैं बहुत संतुष्ट हाँ। जो मेरी पहली पेमेंट है मेरे अकाउंट में आ चुकी है, जिस नाल मैं घरेलू खर्चे और खेती से आने वाले खर्चे ठीक ढंग नाल कर सकता हूँ।
पंजाब से 2020 और 21 के चालू विपणन सत्र में अब तक 41.8 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई। 18 अप्रैल तक पंजाब में 202.69 करोड़ रुपए और हरियाणा में 1417 करोड़ रुपए किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए। मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 121.7 लाख टन गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। देश भर में 11.6 लाख किसानों को इस खरीद का अब तक लाभ मिला है। लगभग 11.6 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते ही सरकार ने 92.47 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना की गाइडलाइन के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही सुचारू है। यात्रीगण अपने अपने गंतव्य स्थल पर सामान्य दिनों की तरह मास्क लगाने व अन्य जरूरी एहतियात के साथ आ जा रहे हैं। क्या है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों का सूरत हाल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। कोरोना की गाइडलाइन की पालना के साथ साथ राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पर सभी तरह सुचारू व्यवस्थाएं चल रही है। अभी हम नई दिल्ली स्टेशन पे हैं। अभी हमारे साथ कुछ यात्रीगण मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। कहाँ जाना है आपको? याला, वेस्ट बंगाल। आपको कोई दिक्कत आ रही है यहाँ? यहाँ तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो आइए जानते हैं यहाँ इनको किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनल सिंह है। मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं अभी वापस जा रही हूँ। कोरोना काल की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अभी मेरी गाड़ी आने वाली, तो इसकी वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिससे हमें कोई खतरा ना हो और दूसरे वालों को भी खतरा ना हो। कहाँ जाना है? मेरा नाम समित्र मंडल है। मैं बंगाल से हूँ। काम करता था हरियाणा में। अभी मैं जाना चाहता था सियालदह में। इधर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, जो भी यात्रियों से बातचीत हो रही है सभी का मानना है कि यहाँ पे यातायात संतुलित व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है और सभी को अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाने का इंतजार है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाकर खुद यात्रीगण अपना जो नागरिक दायित्व है वो निभा रहे हैं और अपने गंतव्य स्थल के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन विनय कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो जरूरी है कि जब भी आप बाहर निकले तो मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2021 के लिए आईसीएआर के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की है। आइए देखते हैं कि विस्तार से किस बैठक में क्या कुछ हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2021 के लिए आईसीएआर के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की। इस बैठक में खरीफ और रबी मौसम में होने वाले पूर्व मौसमी इंटरफेस के लिए शोध के मुद्दों पर समूह की सिफारिशों पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया गया। आने वाले खरीफ मौसम के कई मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त रणनीति विकसित करने को समझने पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इस बैठक में और कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें फैसला लिया गया है कि कृषि के क्षेत्र में जिन मुद्दों को राज्यों द्वारा कार्रवाई के लिए न्याय संगत ठहराया जाता है, उन्हें कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हरी झंडी दिखाई जाती है। साथ ही उनके कार्यान्वयन में किसी भी अंतर से बचने के लिए संबंधित सत्रों में राज्यों के साथ बारीकी से चर्चा भी की जाती है और इसका सीधा फायदा ताकि किसानों को मिल सके। इसके तहत फसलें, बीज, बागवानी, पौध संरक्षण, मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा की गई। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा आधारित खेती प्रणाली और विस्तार के रूप में भी सिफारिश की गई है कि आने वाले दिनों में किसानों को लाभ दिया जा सके। इंटरफेस के आयोजन में डीएसी और एफडब्ल्यू और आईसीआर के प्रयासों की सराहना भी की गई। वर्तमान वर्ष को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जैव आरक्षित किस्मों की खेती के साथ फसलों की उपयुक्त कीट और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके खेती की लागत को कम करने पर बल दिया गया। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए दालों सहित खाद्यान्नों की बायोफर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा देने पर भी निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा मिशन के लिए नाम बदलने का भी फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उठाए गए आवश्यक कदमों की भी जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में लगातार प्रभावी अनुसंधान विस्तार में इंटरफेस का अत्यधिक महत्व है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्तमान मुद्दों का समाधान राज्यों को प्रदान किया जाएगा। खरीफ फसल 2021 पर एक राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन डीएसएफडब्ल्यू द्वारा 30 अप्रैल 2021 को आयोजित होगी। इसके जरिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जाएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। नजर डालते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ। कैबिनेट ने तलचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा और यूरिया आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देश के विशाल कोयला भंडार को देखते हुए कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तलचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र के कार्य को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इस परियोजना से किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा और देश के पूर्वी हिस्से में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की भी बचत हो सकती है। इसके साथ साथ इससे यूरिया के आयात को कम करके प्रतिवर्ष 12.7 LMT की दर से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। इस परियोजना से मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेलवे क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। इससे देश के पूरे हिस्से में अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से बढ़ावा देने के साथ साथ सहायक उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और कोयला गैसीकरण सेहत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयले की कीमतें गैर स्थिर है और कोयला प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध है। तलचेर संयंत्र LNG आयात दर में कमी लाने के लिए यूरिया के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण रूप से प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को भी कम करेगा। और कोरोना काल में स्वस्थ व सेहतमंद रहने के लिए जैविक कृषि उत्पादों को सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसी के तहत राजस्थान के अजमेर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में किचन गार्डनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किचन गार्डनिंग से शारीरिक व्यायाम के साथ स्वस्थ व सेहतमंद रहने में कितनी मदद मिलती है, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की अजमेर स्थित CRPF केंद्र ग्रुप सेंटर 2 के उप महानिरीक्षक पुखराज जयपाल से। आजकल सब्जियों और फलों में कीटनाशकों का छिड़काव आम बात हो गई। इसी वजह से कहीं न कहीं कैंसर जैसी बीमारियां भी घर करने लग गई है। स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए सबसे बेहतर जरूरी उपाय है आप अपने घर पे जो खाली जगह है उसको किचन गार्डन में तब्दील कर लिए। सुबह सुबह आपकी एक्सरसाइज होगी तो शाम को आपको खाना भी बेहतरीन और पौष्टिक मिलेगा। इसी तरह का एक उदाहरण देखने को आपको मिल रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप ऑफिस में मौजूद हैं DIG जो खुद एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं और इन्होंने अपने घर पे कृषि को एक बेहतरीन मॉडल के रूप में अन्य लोगों को सीख देने के लिए तैयार किया। आइए इनके किचन गार्डन में क्या क्या चीजें हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी आलू निकाल रहा हूँ। अभी आलू की क्रॉप जो है वो निकल आई है। आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस्ट नमूना है। आपके घर के आजू बाजू में थोड़ी बहुत भी अगर जगह बची है तो आप इसका किचन गार्डन के जरिए बेस्ट जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने इसमें कौन कौन से लगा रखे? हमने यहाँ पे जो आलू है, चुकंदर है, पालक है, मेथी है, मटर है, हर तरह के चना है, सरसों है, सब तरह के जो है वो सब्जियां यहाँ पे लगा रखी है हमने। आपने इधर एक नेट शेड भी लगा रखा है। ये नेट शेड किस लिए लगा रखा है और इसमें क्या क्या उगा रखा है आपने? इसमें चुकंदर है, पालक है, मेथी है, धनिया है और ये हमारे रोज़मर्रा के काम में घर में काम आने वाली चीज़ें हैं। हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर में कोई किसी तरह का केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। देसी खाद जो गोबर की खाद है और मिट्टी और जो कंपोस्ट खाद का हम इस्तेमाल करते हैं और आप देख रहे हैं कितनी हरिया ताज़ी और एकदम साफ़ सुथरी जो है वो हाइजेनिक जो सब्जी खाने को मिलती है। इसमें आपका साल भर का खाना किचन का हो जाता है? तकरीबन मतलब आप ये समझे कि मेरी सारी घर की रिक्वायरमेंट जो है मेरे घर की वो इसी किचन गार्डन से पूरी हो जाती है। बात करें फिजिकल एक्सरसाइज की, सुबह सुबह बहुत ही क्रियाएं भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। व्यायाम के साथ साथ जो एग्रीकल्चर से जुड़े कल्चरल ऑपरेशन करने से फसलें भी आपको तैयार होकर घर में किचन तक पहुंच जाती है, तो कितना सार्थक है ये? बहुत बहुत सुकून मिलता है। और अगर इतना अपनी रिक्वायरमेंट हमने पूरा कर दिया तो शायद मेरे ख्याल से हर आदमी को किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, ये मेरा ये मानना है। स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और हमेशा अपनी इम्यूनिटी बनी रहेगी। इससे अच्छा और कोई मुकाम जो है वो इंसान को कोई नहीं मिल सकता है। अपनी खुद के गार्डन में, किचन में, क्या घर के आसपास जो सब्जी उगाए और खुद खाए, इससे बेहतर और कुछ आइडिया नहीं हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से स्वस्थ और सेहतमंद रहने के साथ साथ अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए इन्होंने अपने घर को किचन गार्डन में न केवल तब्दील किया है बल्कि एक घर की जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी सब्जियां
और फल उगाकर रोजाना नित्य कार्यों में अपने उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया भी इन्होंने बना लिया है। इस तरह का कार्य अन्य लोग भी करेंगे तो न केवल वो स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे, बल्कि जो किचन गार्डन के रूप में जो जगह उपयोगी बनती है वेस्टेज को होने से उससे भी बचा सकेंगे। सीआरपीएफ कैंप अजमेर से मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज के लिए। तो अब बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कृषि प्रसंस्करण समूह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए छाता योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के निर्माण की योजना को लागू कर रहा है। योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग चैम्बर्स, पकने वाले चैम्बर्स, विशेष पैकेजिंग, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और पैकिंग सुविधाओं, स्टीम जनरेशन बॉयलर, वेयरहाउस आदि जैसे प्रसंस्करण संरक्षण बुनियादी ढांचे को भाग के रूप में बनाया जा रहा है। इन परियोजनाओं के सामान्य क्षेत्रों में 35% पात्र परियोजना लागत और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% अनुदान की परिकल्पना की गई है। अब तक मंत्रालय ने इस योजना के तहत 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेगा फूड पार्क के विकास के लिए एक अलग योजना लागू कर रहा है। अब तक MOFPI ने 37 MFP को मंजूरी दी और देश में 2 MFP के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों पर जमाखोरों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरतने पर बल दिया है, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जा सके। इस संबंध में राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के साथ राज्य की विभिन्न मंडियों में आवश्यक वस्तुओं की आमद के साथ मूल्य का विवरण भी साझा किया गया है। और आज देश भर में रामनवमी का त्यौहार पूरे पारंपरिक श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।